हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मिश्रित फसल और अंतःशस्य खेती के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित फसल के सिद्धांत और भू परिष्करण के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित फसल के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, मिश्रित फसलों हेतु फसलों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि उस क्षेत्र की फसलें जलवायु, भूमि एवं सिंचाई की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त हो। यानी कि जब हम मिश्रित फसल करते हैं तो उसमें हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ की जो है जलवायु उपयुक्त है या नहीं है, वहाँ पे जिन फसलों को हम बो रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका उस भूमि वहाँ की जो है वो उपयुक्त है कि नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखकर ही मिश्रित फसल करना चाहिए। अगला देखिए आप, एक ही प्रकार के रोग व कीटों को शरण देने वाली फसलों का चुनाव मिश्रित फसल के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कि जो जिन फसलों की जो है सेम कीट हो और सेम रोग हो। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसे फसलें होती हैं जिन पे एक ही प्रकार के रोग होते हैं और एक ही प्रकार के कीट होते हैं, तो ऐसी फसलों से भी हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यानी कि अलग अलग फसलें लें जिनके रोग भी अलग हो और कीट भी अलग हो। क्योंकि ताकि अगर प्रकोप होता भी है तो भी हम क्या कर सके, कम से कम एक फसल को तो बचा सके। तो इसका जो है ये रीज़न है। अगला है आपका, सीधी बढ़ने वाली मुख्य फसलों के साथ भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जानी चाहिए, क्योंकि यह फसलें मृदा अपरदन को रोकती है तथा साथ ही वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल की हानि को भी रोकने में सहायक है। ये भी देखिए आप स्टूडेंट कि एक बार तो हम क्या लें, हम कौन सी दो फसलें लें, एक तो जो है सीधी बढ़ने वाली फसल हो, उसके साथ साथ हम जमीन पर फैलने वाली फसल को भी बोएं। उससे क्या होगा, मृदा जो अपरदन है वो रुकेगा। ठीक है, मृदा का कटाव कम होगा, उसके अलावा जल संरक्षण भी होगा। ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल की हानि भी कम होगी, साथ ही साथ जल संरक्षण भी होगा। ठीक है, हल्की मृदा में दलहनी फसलों को शस्य मिश्रण में अवश्य स्थान देना चाहिए। यानी कि जो हल्की मृदाएं हैं उनमें क्या करो आप, दलहनी फसलों को भी जो है स्थान दो। अगला है, गहरी जड़ वाली फसलों के साथ उथली जड़ वाले फसलें बोने चाहिए, जिससे फसल में क्या नहीं हो, प्रतिस्पर्धा नहीं हो। देखो आपने अगर देखा होगा पिछली क्लास में भी मैंने बताया था गहरी जड़ और उथली जड़ के बारे में। तो दोबारा देखिए, इसके सिद्धांत भी कहते हैं कि आप क्या करो, मिश्रित फसल में गहरी जड़ के साथ साथ कौन सी फसल लो, उथली जड़। उथली मतलब कम गहरी जो होती है उसको उथला बोलते हैं। यानी कि गहराई का अगर आप अपोजिट करो तो वो उथला होगा। तो उथली और गहराई वाली जो आपकी जड़ें वाली जो फसलें होती हैं उनको बहुत, ताकि जो है उनमें जो है कंपटीशन ना हो और दोनों लेवल पे क्या हो, पोषक तत्व लिए जा सके। ठीक है, ये तो हो गया सिद्धांत। अब बात करते हैं मिश्रित फसलों के महत्व के बारे में। सिद्धांत आपने देखिए, अब बात करते हैं क्या, मिश्रित फसलों को महत्व। देखिए, इसमें फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करना है। इसका महत्व जो है क्या है, क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त हो हमको। उसके अलावा मृदा कटाव को रोकने में सहायक हो, यानी कि मृदा कटाव भी रोके, मतलब मृदा अपरदन को भी हम रोके। खरपतवार नियंत्रण में भी ये सहायक हो, यानी कि खरपतवार को भी क्या करे, रोकने में सहायक हो। कीट व रोग नियंत्रण में सहायक हो। ठीक है, भूमि का उचित उपयोग हो, मतलब जो है हम जैसे अंतःशस्य खेती करें मिश्रित में, क्या होता है कि वो जो कतारे में बोते हैं तो बहुत सारी जमीन क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। तो वो पूरी जो भूमि है उसका पूरी तरीके से उपयोग हो, ये भी एक बात है। किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और पशुओं हेतु पौष्टिक चारे की प्राप्ति भी हो। ठीक है, तो ये सब इसके महत्व में आ गए। बात करते हैं मिश्रित फसलों से हानियों की। ये तो क्या हो गया, एक तरीके से लाभ हो गया। अब जो है हानियां, भाई मिश्रित फसल बोने से कौन कौन सी दिक्कतें आती है, कौन कौन सी कमियां या हानियां है, उनको देखते हैं। देखिए, मिश्रित फसल बोने से खेत में निराई गुड़ाई हेतु कृषि यंत्रों के प्रयोग में कठिनाइयां होती है। यानी कि आप जानते हैं मिश्रित फसल जब बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि कृषि यंत्र जो होते हैं, जो भी हमारे यंत्र होंगे उसको उपयोग में क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। उसके अलावा देखिए, कई बार फसलों में पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश एवं जल आदि है तो क्या बढ़ने लगती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है, जो सीधा सीधा काय पर प्रभाव डालती है, फसलों की उपज पर डालती है।
अगला देखिए, मिश्रित फसलों द्वारा शुद्ध बीज उत्पादन करना असंभव है। अगर आप ये चाहो कि हम मिश्रित फसल भी कर रहे हैं और हमको क्या मिले, शुद्ध बीज मिले, तो ये क्या है, असंभव है। क्योंकि मिश्रित फसल बोएंगे तो जाहिर सी बात है कि आनुवंशिक शुद्धता तो भूल ही जाओ आप, आपको क्या मिलेंगे, मिश्रित ही बीज मिलेंगे। फिर भले ही आपको उपज ज़्यादा प्राप्त हो जाए लेकिन शुद्धता नहीं मिलेगी, ठीक है। फसलों के गुणों में कमी आती है, बाजार मूल्य कम प्राप्त होता है। ये भी बात है कि बाजार मूल्य कम प्राप्त होगा क्योंकि शुद्ध ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, बाजार मूल्य कम ही मिलेगा। मिश्रित फसल का कौन देगा आपको। मिश्रित फसलों का पकने का समय अलग अलग होने पर फसल काटने में कठिनाइयाँ होती है, वह मशीनों से कटाई करना असंभव है। जब मिश्रित फसल करते हैं हम तो क्या होता है, जब जो अंतःशस्य वाली होगी उसमें क्या होगा, इनका बोने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर अलग अलग समय होगा तो क्या होगा, काटने कटाई के वक्त क्या आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई काहे की बात, मिश्रित फसल के बारे में। हाँ, लाभ हानियाँ सिद्धांत सब पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं भू परिष्करण के बारे में। इसको टिलेज भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको टिलेज कहते हैं। अब ये भू परिष्करण होता क्या है, इसको समझेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको देखिए, मृदा को तैयार करके मृदा में बीजों के अंकुरण, फसलों की वृद्धि के लिए कृषि यंत्रों की सहायता से, ये ध्यान में रखिएगा आप, क्या है, कृषि यंत्रों की सहायता से अनुकूल भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न करवाना क्या कहलाता है, भू परिष्करण कहलाता है। दोबारा देखिए, मृदा को तैयार करना, यानी कि जो मृदा है उसकी तैयारी करना। जब फसल बोते हैं उससे पहले क्या की जाती है, मिट्टी को तैयार किया जाता है ना, वो वाला। मृदा को तैयार करके मृदा में बीजों के अंकुरण, फसलों की वृद्धि के लिए, यानी कि अंकुरण के लिए और फसलों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं हम, कृषि यंत्रों की सहायता से अनुकूल भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। समझ में आया होगा आपको भू परिष्करण, यानी कि भैया हमको करना क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी मिट्टी है उसमें क्या करते हैं हम, मृदा के अंदर उसकी तैयारी करते हैं, हम जुताई करते हैं, हम जो है वो समतल करते हैं मिट्टी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम करते हैं, है ना, यंत्रों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा के अंदर। तो वो सब क्या कहलाता है, भू परिष्करण कहलाता है। यानी कि भूमि पर यंत्रों का उपयोग करना। अगर आप इसका मतलब समझे तो भू मतलब भूमि, परिष्करण मतलब कुछ करना, क्रियाएं यंत्रों की सहायता से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका भू परिष्करण हो जाएगा। तो ये जो है आपका भू परिष्करण की अवधारणा जो थी वो किसने दी थी स्टूडेंट, जेन्थ्रोटूल ने दी थी, ठीक है। जेन्थ्रोटूल ने 1731 में भू परिष्करण का वैज्ञानिक जो है आधार दिया था, यानी सबसे पहले बताया था। अब बात करते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य की। क्या उद्देश्य है भू परिष्करण के, भैया इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, खरपतवार नष्ट करना, ठीक है। अगला है आपका मृदा की पलटाई करना है। पलटाई करने का मतलब है मृदा को उलट पुलट करना, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर, ताकि पोषक तत्व क्या हो, जो मतलब दोनों समय मतलब ऊपर भी आ जाए नीचे। क्योंकि अगर क्या होता है, जैसे अगर आप मृदा की पलटाई नहीं करेंगे तो वो नीचे के जो आपके पोषक तत्व हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे और ऊपर के क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको, मृदा को पलटते रहना चाहिए, ठीक है। 2-3 सालों में एक बार तो पलट देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो ऊपरी मृदा है वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी और नीचे की क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। उससे क्या होता है, पोषक तत्व तो सही चलते रहते हैं। अब मृदा की कठोर परत को तोड़ना, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हम सिंचाई विचाई करते रहते हैं तो वो जल की वजह से क्या होता है, कठोर परत बन जाती है एक मिट्टी पे, पपड़ी टाइप बन जाती है, उसको भी तोड़ सकते हैं। मृदा उर्वरता बढ़ाना, मृदा की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाना, मृदा अपरदन को रोकना एवं जल संरक्षण को बढ़ाना, ठीक है। खड़ी फसल में अंतराशस्य क्रिया करना, कीट पतंगों और रोगाणुओं को नष्ट करना, ये सब क्या है, आपके भू परिष्करण के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं भू परिष्करण के प्रकार की। तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, 2 प्रकार का होता है। दोबारा देखिए, भू परिष्करण जो होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। इन दोनों को अब समझते हैं। देखिए, प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है, बीज की बुआई से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रिया को प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे भूमि को समतल करना, खेत की जुताई करना, ढेले तोड़ना, खाद उर्वरक मिलाने के लिए कल्टीवेटर चलाना आदि।
अब समझिए आप, प्राथमिक से मतलब पहले, तो पहले क्या काम होता है, बीज की बुआई करेंगे। तो ये बीज की बुआई सबसे पहले, अगर हम फसल उगा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज की बुआई करेंगे, ठीक है। तो बीज की बुआई से पहले की जाने वाली जो है आपकी क्रिया जो होती है ना, जितनी भी क्रियाएं होती है उसको क्या कहोगे आप, प्राथमिक भू परिष्करण कहोगे। अब जैसे कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं जो हम बीज बुआई से पहले करते हैं, भूमि को समतल करेंगे, ठीक है, उसके अलावा खेत की जुताई करेंगे, उसके अलावा बड़े बड़े मोटे मोटे ढेले बन जाते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ेंगे, उसके अलावा कल्टीवेटर चलाना, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, ठीक है, कल्टीवेटर वगैरह मिलाना, ये सब क्या होता है, भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। दोबारा समझिए, प्राथमिक मतलब जो सबसे पहले आता है। अब सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले करते हैं बीज की बुआई। तो बीज की बुआई से भी पहले जो क्रियाएं की जाएगी ना, उसको क्या कहोगे आप, प्राथमिक भू परिष्करण कहोगे, ठीक है। अगला है आपका द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण में क्या होता है स्टूडेंट, बीज की बुआई के बाद, ये तो क्या था, बीज की बुआई के पहले, इसमें क्या है, बीज की बुआई के बाद, यानी कि बीज की बुआई के बाद जो अंतराशस्य क्रियाएं की जाती है, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। जैसे अंतराशस्य क्रियाओं में बीजों का अंकुरण कम होने पर पौधरोपण करना। भाई जैसे हम अंतराशस्य क्रिया करेंगे, उसके अंदर अब क्या हुआ, जैसे हमने बीज बोए, अब क्या है, बीजों का अंकुरण कम हो गया बाई चांस, ठीक है, कम हुआ तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पौधरोपण करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो पौधरोपण करना, ये भी क्या कहलाएगा, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाएगा। मान लो पौधों की संख्या ज्यादा हो गई तो उनको भी हटाना पड़ेगा, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। खरपतवार निकालना, अब खरपतवार आ जाएंगे तो उनको भी हम निकालेंगे, है ना। उर्वरकों का छिड़काव करना, ठीक है, मल्चिंग करना, उसके अलावा कीटनाशी का प्रयोग करना, ये सब काय के अंदर आता है, द्वितीयक भू परिष्करण के अंदर आता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। भू परिष्करण क्या होता है कि जो हम भूमि पर जो है हम कृषि यंत्रों की सहायता से जो क्रियाएं करते हैं उसको हम क्या कह देंगे, भू परिष्करण कह देंगे। अब ये क्या होता है, दो प्रकार से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर बीज बुआई से पहले जो कृषि क्रियाएं की जाएगी वो प्राथमिक हो जाएगा, और द्वितीयक में क्या आ जाएगा, जो बीज बुआई के बाद की जो क्रियाएं होती है वो क्या काय में आ जाएगी, द्वितीयक भू परिष्करण में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं आधुनिक भू परिष्करण के बारे में। देखिए, आधुनिक भू परिष्करण, आधुनिक भू परिष्करण का तात्पर्य उन भू परिष्करण क्रियाओं से है जिनका क्रियान्वय वर्तमान में विद्यमान भू परिष्करण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए है। यानी कि आधुनिक भू परिष्करण का मेन उद्देश्य क्या है कि जो हम भू परिष्करण क्रियाएं कर रहे हैं उनसे जो विकार, उनसे जो प्रॉब्लम, उनसे जो कमियां उत्पन्न हो गई ना, उनको दूर करने के लिए, ठीक है। यानी कि बहुत बार हम भू परिष्करण की जो क्रियाएं करते हैं उससे क्या हो जाती है, वो दिक्कतें आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि कुछ भी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के लिए जो है आधुनिक भू परिष्करण जो है होता है। आधुनिक भू परिष्करण का तात्पर्य उन भू परिष्करण क्रियाओं से है जिनका क्रियान्वय वर्तमान में विद्यमान भू परिष्करण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए किया गया है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो हम जो भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न हो गया, जो कमियां हैं, जो भी नुकसान जो हो रहा है उसको दूर करने के लिए क्या होता है, आधुनिक भू परिष्करण चल रहा है। अब ये जो आधुनिक भू परिष्करण है उसके कुछ प्रकार है, वो अब देखते हैं। पहला है कम किया हुआ भू परिष्करण, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला क्या है आपका, कम किया हुआ भू परिष्करण। इसके अंदर क्या होता है, देखिए पहले में आधुनिक भू परिष्करण की वह प्रणाली है जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाओं से तालमेल किया जाता है, जिससे कि भू परिष्करण की परंपरागत रूप से की जाने वाली क्रियाओं की संख्या कम हो जाए। यानी कि जो प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में क्या बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे। तालमेल इस तरीके से बिठाएंगे कि जो भैया पूरी जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो कम की जा सके। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, बीज बुआई से लेकर बीज बुआई से पहले से लेकर के कटाई तक जितनी भी क्रियाएं यंत्रों से की जाएगी वो सारी भू परिष्करण, मतलब वो सारी क्रियाओं में क्या करना है, हमको कमी लानी है। भाई कुछ दोनों में क्या करें, तालमेल बिठा दें, ऐसा काम करें कि भैया जो जितने भी हम काम कर रहे हैं वो कम हो सके, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या करना है हमको, जैसे मान लो दोनों में तालमेल बिठा दिया, भाई आपको समतल कर दिया भूमि को, तो उसी वक्त क्या कर दें हम, ढेले तोड़ दें,
है ना, उसके जो मिट्टी के ढेले होते हैं एक तो इस तरीके से कम हो जाएगी। जैसे खरपतवार निकालना है हमको तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर दो, निराई गुड़ाई करते वक्त सारे खरपतवार हम निकाल, तो इस तरीके से हमको तालमेल बिठाना है। या फिर हम पहले ही क्या करें, सारे खरपतवारों को जो है नष्ट कर दे बीज बुआई से पहले ही, है ना। तो ये सारे हमको क्या करना है, तालमेल बिठा करके जो है जितना भी हम भू परिष्करण की क्रियाएं कर रहे हैं उनमें क्या करनी है, कमी लानी है। प्राथमिक और द्वितीयक में दोनों में मिला के जितनी क्रियाएं होती है उनको कम करना है। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, कम किया हुआ भू परिष्करण है। समझ में आया होगा आपको। अगला है आपका न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण में क्या होता है, आधुनिक भू परिष्करण की वह प्रणाली जिसमें भू परिष्करण की संख्या को उस हद तक कम किया जाता है, इसमें बिल्कुल कम करने की कोशिश की जाती है कि जिससे कि फसल की न्यूनतम भू परिष्करण की आवश्यकता भी पूरी हो जाए तथा उपज पर कोई प्रभाव न पड़े। इसे न्यूनतम भू परिष्करण यानी कि इस हद तक कम किया जाता है, यानी कि भू परिष्करण की जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है लेवल पे कम कर दिया जाता है। लेकिन इतना कम किया जाता है कि भाई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो, मतलब कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए फसल की उपज के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कम कर रहे हो और साथ में फसल की उपज भी जो है आपकी कम हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमको इस तरीके से काम करना है कि हमारी फसल की जो उपज है वो भी जो है कम ना हो, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और जो है हम कम भी कर सके, मतलब भू परिष्करण की क्रियाओं को हम क्या कर सके, बिल्कुल कम कर सके। तो ये क्या होगा, न्यूनतम भू परिष्करण हो गया। अगला है आपका शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण का मतलब होता है भू परिष्करण की वह प्रणाली जिसमें फसल की बुआई बिना खेत की तैयारी से सीधे ही मिट्टी में उचित गहराई पर पूर्व फसल के अवशेषों के बीच ही कर दी जाती है। इसे शून्य भू परिष्करण कहते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ही कम है, शून्य मतलब जीरो, ये समझ लो आप। सॉरी, इसके अंदर देखिए भू परिष्करण की वह प्रणाली जिसमें फसल की बुआई क्या करनी है, बिना उसके करनी है भू परिष्करण की क्रियाओं के, यानी कि जो पिछली फसल हमने बोई उसके जो अवशेष होंगे उसी के बीच क्या कर दो, आप दूसरी फसल की बुआई कर दो, ठीक है, उचित गहराई पर। ये क्या हो गया था आपका शून्य भू परिष्करण। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल संरक्षण भू परिष्करण की। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वह भू परिष्करण जो किसानों द्वारा परंपरागत रूप से फसल उत्पादन के लिए कई वर्षों से किया जा रहा है उसे संरक्षण भू परिष्करण कहते हैं। इस भू परिष्करण में प्रारंभिक व द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं शामिल होती है। इस भू परिष्करण में फसल अवशेषों को भूमि में मिलाने के बजाय भूमि की सतह पर ही बनाए रखते हैं ताकि मृदा व जल संरक्षण किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि संरक्षण भू परिष्करण क्या होता है, कि जो परंपरागत रूप से जो क्रियाएं चली आ रही है प्राथमिक और द्वितीयक की, ठीक है, वो वैसे ही किया जाता है इसके अंदर करने में। तो लेकिन क्या करते हैं, इसके अंदर जो फसल अवशेष होंगे उसको भूमि में मिलाने के बजाय उसको सतह पर ही रहने देते हैं। सतह पर रहेगा तो मल्चिंग का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा तो वो क्या करेगा, जल संरक्षण करेगा। ये क्या हो गया आपका 4th नंबर का पॉइंट, यानी संरक्षण भू परिष्करण हो गया। इसी के साथ आपका ये जो लेसन है वो यहीं पे समाप्त होता है, जो इसका नाम है ड्राई फार्मिंग, यानी लेसन नंबर 5 ड्राई फार्मिंग यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हम फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, इन सब के बारे में हम डिटेल से जो है अब पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ तक आपके 5 लेसन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इनको सबको पढ़ते रहिए और नोट्स भी जो है बनाते रहिए, साथ ही साथ आप किताब के जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको भी पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।